अरे, आ गए आप। कुछ बात बनी क्या? नहीं, आज भी कुछ नहीं हुआ। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अच्छा, अब छोटू, आज के लिए इतनी पढ़ाई काफी है। जाओ जाकर दोस्तों के साथ बाहर खेलो। ठीक है मम्मी। ये अच्छा किया तुमने, छोटू को बाहर भेज दिया। वो भी अब बड़ा हो रहा है, उसे पता चलेगा कि उसके पापा के पास कोई काम नहीं है तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। कुछ नहीं सोचेगा, आप ही इतना सोच रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या हुआ वहां पर? अरे होना क्या है, 2-3 आदमी चाहिए थे उनको, और आए थे कम से कम 50 लोग, एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे। आजकल तो चपरासी की नौकरी के लिए भी कितनी मारामारी है। भाई तुम लोग पढ़े लिखे हो तो कहीं अच्छी नौकरी के लिए जाओ ना, हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोगों का हक क्यों मारते हो? दिल छोटा ना करो जी। ये सोचो कि अगर आपको इतना दुख हो रहा है तो उन पर क्या बीत रही होगी जो पढ़े लिखे हैं, मगर फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। वो सब भी हमारी तरह मजबूर होंगे, तभी तो बेचारे नौकरी ढूंढने पहुंचे होंगे। हाँ तारा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तुम सच में बहुत समझदार हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब जाओ, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। पर छोटू को तो बुला लो। वो पहले ही खा चुका है, बहुत देर से आपकी राह देख रहा था, फिर जब उससे रहा नहीं गया तो उसने खा लिया। चलो ठीक किया। वैसे तुमने बनाया क्या है? वो घर में सिर्फ आलू ही बचे थे तो आलू के पराठे बनाए। क्या बात है, लाओ लाओ जल्दी से लाओ। ये कहानी है तारा और महेश की, जो अपने बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। फिर खाना खाते हुए उसने तारा से कहा, कल सुबह जल्दी उठा देना। क्यों नहीं जाना है? हाँ, एक और जगह पता लगी है, सुना है वहां सफाई वाले की जरूरत है, तो देख लेते हैं, क्या पता वहीं कुछ हो जाए। भगवान पर भरोसा रखो जी, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है तारा, न जाने कितनी जगह पराठे खाए लेकिन तुम्हारे जैसे पराठे कोई नहीं बनाता, सच में। अब बस भी करो, इतने अच्छे भी नहीं बने हैं। अरे नहीं, कसम से सच कह रहा हूं, मन करता है कि बस खाते ही जाओ। अगले दिन सुबह सुबह महेश फिर से नौकरी की तलाश में चला गया और तारा घर के कामकाज में लग गई। तारा, ओ तारा, छोटू, अरे भाई कहाँ हो तुम दोनों? यही हूँ, बताइए। तारा, नौकरी लग गई मेरी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिर तूने हमारी सुन ली। हाँ तारा, भगवान की दया से अब कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे कहाँ मिली नौकरी आपको? वो चौराहे के पास है ना, क्या नाम है उस जगह का, जहाँ पिज्जा मिलता है? हाँ, डोमिको, वहीं सफाई का काम करना है। बस 2 ही काम है, सुबह जब होटल खुले तो सफाई करनी है, और फिर जब लोग खाना खाकर चले जाएं तो उनकी मेजें साफ करनी है। और पगार? अभी तो 10,000 बोले हैं, बाकी कह रहे थे कि हर साल बढ़ाते रहेंगे। कोई बात नहीं, कुछ नहीं से कुछ अच्छा, 12 न सही 10,000 ही सही, गुजारा चल जाएगा हमारा। उस दिन बहुत दिनों बाद महेश के चेहरे पर हंसी और संतोष था। तारा भी महेश को देखकर खुश थी। अगले दिन सुबह सुबह महेश जल्दी उठा और तैयार होकर काम पर निकल गया। फिर डोकीमो पहुंचने के बाद वो सीधा विशाल से मिला, जो वहां का मैनेजर था। चलो मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। देखो अभी बज रहे हैं 8:30, ठीक आधे घंटे बाद हम रोज 9 बजे ओपन करते हैं, और 9:15, 9:30 तक लोग आने भी शुरू हो जाते हैं। शाम को 6 बजे तक स्टोर खुला रहता है। तो तुम्हें करना यह है कि सुबह आते ही पूरे फर्श पर पोछा लगाना है, और जब लोग पिज्जा खाकर उठे तो जल्दी से टेबल साफ करनी है, ताकि किसी भी कस्टमर को बैठने के लिए इंतजार न करना पड़े। ठीक है? जी समझ गया सर। और हाँ, वहां स्टोर में वाइपर और सफाई का बाकी सामान रखा है, वहां से उठा लो। जी ठीक है। एक बात और, जब लगे कि भीड़ कम है तो पेंट्री में आकर नीचे फर्श की सफाई भी कर दिया करना। ठीक है? जी समझ गया सर, मैं कर दूंगा। गुड, जाओ अब काम पर लग जाओ। डोकीमो का मैनेजर विशाल अच्छा लड़का था। महेश उससे मिलकर बहुत खुश था। उसने झट से सफाई का काम शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में पूरा फर्श चमका दिया। फिर वो जल्दी से पेंट्री में गया। वहां पर उसने देखा कि स्लैब पर कुछ सफेद सफेद सा पड़ा हुआ था। उसने अच्छे से वहां की सफाई की और फिर शाम को, विशाल सर। हाँ महेश, ये सफेद सफेद क्या है? इसका क्या करना है? फेंक दूं या फिर कुछ काम का है? अरे इसे फेंकना ही पड़ेगा, इसे चीज कहते हैं, ये दूध से बनता है, इसे पिज्जा में डाला जाता है। तो ये नीचे क्यों पड़ा है? अरे जब पिज्जा में डालने के लिए चीज के बड़े बड़े टुकड़ों को ग्रेट करते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, हाँ, जब चीज को कद्दूकस करते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर फैल ही जाता है। तो सर इसे पिज्जा में इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, अगर साफ जगह पर फैला हो तो, फर्श पर गिरा हो तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। जी जी वो तो है। चीज जैसी भी कोई चीज होती है, ये सीधे साधे महेश ने पहली बार जाना था, लेकिन उसका स्वाद कैसा होता है ये अभी भी उसे पता नहीं था। फिर एक दिन शाम को उसने सारा चीज इकट्ठा किया
और विशाल से पूछने के बाद उसे अपने घर ले आया। और फिर, ये क्या है जी? तारा, ये चीज है। हैं? वही तो पूछ रही हूँ, क्या चीज है ये? अरे, इसे चीज कहते हैं। ये पिज्जा में डलता है, दूध से बनता है ये। अच्छा, तो हम इसका क्या करेंगे? और कितने पैसे खर्च कर दिए आपने इस पर? ओहो, मैंने खरीदा नहीं है, होटल से लेकर आया हूँ। तुम कुछ देखो ना, इसका कुछ बना सको तो। तारा उसे लेकर रसोई में गई और उसे अच्छी तरह से देखने लगी और एक बढ़िया पराठा बेलकर तैयार कर लिया। पराठा बहुत ही मोटा और गद्देदार सा बना। उसने झट से उस पराठे को महेश और छोटू के सामने रख दिया और फिर, मम्मी, ये क्या है? इतना मोटा पराठा? जल्दी से खाकर बताओ कैसा लगा। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ तारा, ये तो कमाल का बना है सच में। अब मैं समझा कि लोग इतना महंगा पिज्जा खाने क्यों आते हैं। मम्मी, और बनाओ ना ये तकिए जैसा पराठा। क्या कहा? तकिया जैसा? अब तो ये करीब करीब हर रोज का ही हो गया। फिर एक दिन, सुनिए एक बात कहूं? हाँ, कहो ना। ये थोड़ा सा चीज जो लेकर आते हो आप, अब एक बार बाजार से ताजा और पूरा पैकेट लेकर आओ ना। मेरे मन में ये था कि जब आपको और छोटू को मेरे बनाए पराठे इतने पसंद आते हैं तो फिर और लोगों को भी तो अच्छे लगेंगे, और ऐसा हो गया अगर तो हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। वाह, क्या दिमाग लगाया है तारा। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए ताजा चीज का पूरा पैकेट। महेश तारा के लिए बाजार से चीज का पैकेट ले आया और फिर प्रभु का नाम लेकर तारा ने एक ठेले पर अपने चीज पिलो पराठे बनाकर बेचने शुरू कर दिए। धीरे धीरे तारा के ये खास पराठे खूब बिकने लगे। पहले ठेले से किराए की दुकान हुई, फिर अपनी दुकान भी हो गई। विशाल सर, अरे महेश, तुम कितने टाइम बाद देखा तुम्हें। मैं कुछ दिनों की छुट्टी पर गया था, तुमने तो नौकरी छोड़ दी। अब क्या कर रहे हो वैसे? अब अपना काम कर रहा हूँ सर, तारा के चीज पिलो पराठे। क्या बात कर रहे हो महेश, ये दुकान तुम्हारी है? अरे, इन खास पराठों के बारे में तो हर कोई बात कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी देखा मैंने, कई लोगों ने यहाँ के चीज पिलो पराठा के बारे में बताया और दिखाया है। कमाल कर दिया भाई तुमने और तुम्हारी पत्नी ने। मैं वैसे भी बहुत दिनों से सोच रहा था इस खास पराठे को ट्राई करने के बारे में। तो चलिए ना सर, मैं आपको अभी खिलाता हूँ। इसके बाद विशाल ने भी तारा के बनाए खास चीज पिलो पराठे को चखा और फिर, सच महेश, जितना सुना था इन पराठों का स्वाद तो उससे भी बढ़कर है। ऐसा करो, 4 पराठे पैक करवा दो मेरे लिए। और एक बात और, अगर अपने होटल के लिए तुम्हें कभी मैनेजर की जरूरत हो तो प्लीज मुझे जरूर याद करना। अरे भाग्यवान, अपने पड़ोस में कोई नए पड़ोसी रहने आए हैं क्या? हाँ, आज ही शिफ्ट हुए हैं। पहले वाले पड़ोसी तो बड़े ही खड़ूस थे, ना जाने ये वाले कैसे होंगे। तेरी तो किसी से जमती ही नहीं है। यहाँ इंसानों को परखने की आदत जो है मुझे, जो भी बगल में रहता है वो चुंबक की तरह चिपक ही जाता है यहाँ से। उसे चिपकना नहीं, मिलनसार कहते हैं। तभी वहां उनकी एक पड़ोसन आती है। अरे लता, अपने पड़ोस में एक नया जोड़ा आया है रहने। बड़ी ही सुंदर पड़ोसन है और बड़ी ही मिलनसार भी। मेरे यहाँ 1 किलो मिठाई देकर गई है। तुम्हारे यहाँ पर नहीं आई क्या अभी? नहीं आंटी जी, और मुझे लगता है आप पर उसे ज्यादा ही प्यार आ गया होगा और उसे पता चल गया होगा कि आपके पास मोहल्ले भर की खबर रहती है, इसलिए शायद वो आपको खुश करने में लगी है कि आप उसके घर की कोई न्यूज ना लीक करो। बहू, तू अपना फटा स्पीकर बंद कर। मुझे क्या, मैं तो चली अपना काम करने। वैसे भी मेरे पास इन सब फिजूल बातों के लिए समय नहीं है। बड़ी बड़बोली है तेरी बहू लता। अच्छा, मैं चलती हूँ। उर्मिला के जाते ही उनकी नई पड़ोसन मायरा उनके घर की घंटी बजाती है। सुनैना जाकर दरवाजा खोलती है। हेलो, मेरा नाम मायरा है और मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। मैं आपके लिए ये मिठाई लेकर आई थी। जी थैंक यू, पर हमें नहीं चाहिए। वो क्या है ना, हमारे यहाँ सभी डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो आप इसे ले जाइए, कोई नहीं खाएगा। ये कहकर सुनैना दरवाजा बंद कर देती है। मीठा नहीं खा सकते हैं तो क्या हुआ, नमकीन तो खा ही सकते हैं ना। अगले दिन फिर सुनैना के दरवाजे की घंटी बजती है। सुनैना दरवाजा खोलती है तो सामने मायरा खड़ी होती है। वो आपने कल कहा था ना कि आपके यहाँ मीठा कोई नहीं खाता, इसलिए मैं ये नमकीन यानी कि आलू प्याज के पराठे बनाकर लाई हूँ। इतना कहते ही वो सीधा अंदर आ गई, जहाँ हॉल में लता खड़ी थी। मायरा ने झट से लता के पैर छुए। पैरी पौना आंटी जी, मैं आपकी नई पड़ोसन मायरा। मैं आपके लिए अपने हाथों से आलू प्याज के पराठे बनाकर लाई हूँ। वाह बेटा, सुनैना बहू जा, इनके लिए कुछ चाय नाश्ता ले आप। सुनैना मुंह बनाकर उनके लिए नाश्ता चाय ले आती है। आंटी जी,
आप ये पराठे टेस्ट तो कीजिए। हाँ बेटा, जरूर। वाह 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 वाह, क्या स्वाद है इन आलू प्याज के पराठे में। तुम्हारे अंकल आएंगे ना तो मैं उन्हें भी टेस्ट करवाऊंगी। आंटी जी, ये तो थोड़े से ही है, आप इन्हें खा लीजिए, मैं कल और बनाकर ले आऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। पेरीपोना आंटी जी। मायरा वहां से चली जाती है। तभी लता सुनैना से कहती है, वाह कितनी संस्कारी लड़की है, आते वक्त भी पैर छुए और जाते वक्त भी। इसे कहते हैं संस्कार। ऊपर से इतने स्वादिष्ट पराठे बनाती है। तो उसे ही बहू बनाकर ले आती ना। हाँ हाँ, मेरे ही कर्म फूटे थे जो तुझे ले आई। ऐसे ही अगले दिन यानी कि संडे वाले दिन सभी घर वाले एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। सुनैना दरवाजा खोलती है तो फिर से सामने मायरा खड़ी होती है। वो आलू प्याज के पराठों से भरा डिब्बा लेकर घर में घुस जाती है और सुनैना के सास ससुर के पैर छूती है। लता उसे सबसे मिलवाती है। फिर मायरा सबको अपने हाथ के बने पराठे परोसती है। मायरा का मिलनसार स्वभाव देखकर सब बड़े खुश होते हैं। साथ ही उसके हाथ के आलू पराठे खाकर तो हैरान ही रह जाते हैं। वो सुनैना का बनाया नाश्ता छोड़कर आलू प्याज के पराठे ही खाते हैं। कुछ देर बाद मायरा वहां से चली जाती है। ये सब देख सुनैना जल भुन जाती है। अगले दिन जब सुनैना का पति समीर ऑफिस से घर लौट रहा होता है तो उसे सोसाइटी के बाहर मायरा मिलती है। कैसी है मायरा जी? मैं एकदम परफेक्ट, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक। और कल आपके हाथ के पराठे खाकर तो और भी ठीक हो गया मैं। आपको पता है, आपके हाथों के आलू पराठों की तारीफ तो मैंने अपने ऑफिस में भी की है। वहां तो सब कह रहे थे कि हमें भी टेस्ट करने। ऐसी बात है, फिर तो आपका कल का टिफिन मेरी तरफ से। ओह, थैंक यू सो मच। फिर दोनों हंसते खिलखिलाते हुए सोसाइटी में वापस लौट आते हैं। उन दोनों को साथ देखकर सुनैना जल भुन जाती है। अगले दिन मायरा टिफिन बनाकर समीर को उसके घर देकर चली जाती है। क्या चल रहा है ये सब? क्या? कुछ भी तो नहीं। तुम भी ना बेकार की बातें सोच रही हो। मैंने तो बस उसके आलू पराठे की तारीफ की अपने ऑफिस में। अच्छा, उसके हाथ के आलू पराठे तुम्हें बड़े पसंद है और मेरे हाथों की घी की चुपड़ी हुई रोटी भी कल घर वापस ले आए थे। ऊपर से कह रहे थे कि लकड़ी जैसी है, हलक से नहीं उतर रही। छोड़ो ना वो सब, हटो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। समीर ऑफिस चला जाता है लेकिन सुनैना सोच में पड़ जाती है। अगर मैंने इस मायरा की बच्ची को नहीं रोका तो ये मेरे घर वालों के साथ साथ मेरे पति को भी अपने कंट्रोल में कर लेगी। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। इसके बाद सुनैना मायरा के ऊपर नजर रखने लगती है। साथ ही उसके पति अमित से भी जान पहचान बढ़ाने लगती है और धीरे धीरे बातों ही बातों में उसकी पसंद की डिश पता करने लगती है। फिर एक रोज मायरा की डोरबेल बजती है। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? सुनैना जी होंगी। वो क्यों? दरवाजा खोलोगी तभी तो पता चलेगा। मायरा दरवाजा खोलती है। कैसी हैं आप? मैं आपके लिए ये आपका फेवरेट हलवा बनाकर लाई हूँ, जरा चक्कर बताइए ना कैसा बना है। ओह, थैंक यू सुनैना जी, लाइए लाइए। वाह, क्या मजेदार स्वाद है आपके हाथों में। वाह वाह, लाजवाब। ये देख मायरा को बहुत जलन होती है। अब कुछ दिन तक सुनैना हर रोज अमित के लिए हलवा बनाकर ले आती। ये देख मायरा को अपनी गलती का एहसास होता है। आई एम सॉरी सुनैना, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब मैं समझ गई हूँ कि अब से मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। अब तुम जाओ यहाँ से। और इस तरह सुनैना की थोड़ी सी चालाकी से मायरा की अकल ठिकाने आ जाती है और उस दिन के बाद वो कभी भी सुनैना के घर आलू प्याज के पराठे लेकर नहीं